हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ चेक कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ इजीली मिल जाए। अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपका चैप्टर इफ़ आई वर यू, और आज हम कवर करेंगे इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो चलिए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को लिखा है डगलस जेम्स जर्डाइन ने। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा प्ले है। मीनिंगफुल तो है ही है, काफ़ी इन्जॉय भी करेंगे आप इसे लिखा है डगलस जेम्स जर्डाइन ने, जिनका जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1888 को और इनकी डेथ हुई थी दिसंबर में 1946 में। और वो एक ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब होता है बेटा? कॉलोनियल का मतलब बेसिकली होता है जहाँ जिस जिस जगह पे, जिस जिस देश पे, कंट्री पे जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, उनका जब रूल वो करते थे, तब वही कॉलोनियल रूल कहलाता है। कॉलोनीज़ वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पर डेवलप करी थी, राइट? तो वो उसे कहा जाता है कॉलोनियल रूल और उसी में ही ये काम किया करते थे, ठीक है? उसी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कॉलोनियल रूल्स जो हैं उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी में ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। सो ही वॉज अ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही वॉज एजुकेटेड एट वेस्टमिंस्टर स्कूल एंड एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ही ग्रेजुएटेड BA ऑनर्स इन क्लास 6 इन 1910। इनकी एजुकेशन वाइज यहाँ सब बताया हुआ है कि इनका जो लिटरेचर है वो कितना ही अच्छा और कितना कहना चाहिए कि धुरंधर थे ये लिटरेचर में, राइट? Soon after his graduation, he joined the colonial service and was posted as assistant secretary to the government of Cyprus from 1910 to 16। अब यहाँ बेसिकली इनके काम के बारे में प्रोफेशन तो बताया ही है, इसके अलावा क्या बताया है कि ये कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, और क्या क्या पढ़ाई इन्होंने की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनका जो बैकग्राउंड रहा है पूरा लिटरेचर से रिलेटेड ही रहा है और इसीलिए इन्होंने जब लिटरेरी वर्ल्ड में भी अपना हाथ आजमाया, यानी व्हेन ही रोट कपल ऑफ पीसेस, तो वो काफ़ी फेमस भी हुए, उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। और इफ़ आई वर यू, ये जो चैप्टर है, ये जो प्ले है, ये भी इसी एग्जाम्पल में से एक है कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम यहाँ समझते हैं, जब भी हम किसी प्ले या नाटक, प्ले क्या होता है? नाटक। तो कई बार मंच पर जब हम प्रदर्शित किया जाता है तब हम देखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो मंच है या वो जो स्टेज है उसकी जो एक तरीके से मान लीजिए डेकोरेशन मान लीजिए, ठीक है? मान लीजिए अगर कोई एक सीन है जिसमें हम बर्थडे पार्टी अगर बताने चाह रहे हैं, तो उसका डेकोरेशन उसी हिसाब से होना चाहिए, बर्थडे पार्टी के अकॉर्डिंग। जिस तरीके का सीन होता है, उस स्टेज का जो कहना चाहिए डेकोरेशन मान लीजिए या सुसज्जित करना, वो इस तरीके से किया जाता है कि उस सीन के अनुसार लगे। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लोगों के बीच में, एक का नाम है जेरार्ड और दूसरे जो हैं वो एक चोर होता है। अब उसके बारे में सारा तो डिटेल में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तभी जानेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक क्लूज़ पहले से दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बेसिकली होता क्या है, जो ये सिचुएशन है जिस तरीके की है, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर ये घटना घट रही है या जो भी हो रहा है कहाँ घट रहा है। क्या सड़क पे घट रहा है, क्या घर में घट रहा है, क्या कोई एक पर्टिकुलर रूम में है, किस तरीके का कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए उसी तरीके से जो स्टेज है उसको डेकोरेट किया जाता है और उसी तरीके से उसे प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना सीन, इस सीन का ही मतलब है कि आपको प्रॉपर ही बताया जाएगा कि कहाँ पर सोफ़ा सेट रखा हुआ है, कहाँ पर कोई अलमीरा रखी हुई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक विजुअल इमेजरी के तौर पे हम इसको कह सकते हैं। पोएटिक डिवाइस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो विजुअल इमेजरी क्रिएट होती है, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि अच्छा ऐसा ऐसा एक रूम है। उस रूम के डेकोरेशन के हिसाब से हमें ये भी समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बहुत ही एलीट क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत पुअर फैमिली, क्या है स्टेटस क्या है, हमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना पता चलती हैं।
अब हमें डायरेक्टली तो समझ में नहीं आता कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे हेल्प करने वाली है, नॉट रियली, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं रीडर के या व्यूअर के दिमाग पर, है ना। एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, एक असर आता है, उससे हमें जो चीज़ें हैं ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी, और उसे जो रीडर है या व्यूअर है उसी चीज़ को एन्जॉय करता है ना। यही वाली चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उस मूवी में अलग अलग एंगल्स होते हैं ना, कहीं यहाँ कैमरा लगा हुआ है, कभी यहाँ कैमरा, यहाँ। अब हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हमको इस चीज़ की टेक्निकल समझ नहीं होती है कि अच्छा कहाँ पे कैमरा है, क्या हमको नहीं पता है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मिलके उस तरीके का एक माहौल बनाते हैं, इस तरीके का क्रिएट करते हैं। जो रिजल्ट होता है, जो व्यूअर के सामने जो रिजल्ट होता है, वो ऐसा होता है कि व्यूअर को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बट उसका एक फील आता है। और अच्छी अच्छी मूवीज़ का जैसे कहते हैं ना, इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। अब हमें डायरेक्शन के बारे में क्या आइडिया है, नथिंग एट ऑल, लेकिन वो डायरेक्शन अच्छा होता है ना, तो वो फील होता है एक व्यूअर को, राइट। सीन के बारे में जानना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, नाउ अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, यानी एक छोटा सा कमरा है और उसका इंटीरियर बताया गया है कि अंदर से वो कमरा कैसा दिखाई दे रहा है। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेंड, मतलब एक बैक साइड में एक एंट्रेंस है, मतलब दरवाज़ा होगा, और हो सकता है वहाँ पर एक पर्दा भी लगा हुआ हो। कर्टेंड, कर्टेन का मतलब होता है पर्दे, तो कर्टेंड मतलब पर्दे हो सकता है लगे हुए हों। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी इन अ प्रैक्टिकल डोर, मतलब यहाँ मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, मतलब उस रूम के जो लेफ्ट साइड के अंदर एक और दरवाज़ा है और शायद वो दरवाज़ा भी आने जाने के लिए ही है, ठीक है। द फर्नीचर इज़ सिंपल, मतलब बेसिक सा ही फर्नीचर है, बहुत ज़्यादा हाई फाई शानदार इस तरीके का नहीं, बेसिक सिंपल सा ही है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी सोफ़ा है, उस सोफ़े के लेफ़्ट साइड के अंदर एक छोटी सी टेबल रखी हुई है। अ चेयर और टू एंड अ दीवान, यानी एक या दो चेयर रखी हुई होंगी उस कमरे में, और एक दीवान है। दीवान क्या होता है बेटा, एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंगल बेड, सिंगल बेड जैसा होता है दीवान, ठीक है। अक्सर घरों में ड्राइंग रूम्स के अंदर भी ये रखा रहता है, ठीक है। और दीवान में यूजुअली सराहना नहीं होता, आपका जो बैक साइड जो होता है ना, जो हम सहारे के लिए बैठने के लिए यूज़ करते हैं, वो नहीं होता है। सो दैट्स अ सिंपल बेड लाइक थिंग, सिंगल बेड, ठीक है। रादर अपस्टेज ऑन द राइट, थोड़े से हायर लेवल पे हो सकता है रूम में एक सीढ़ी जैसा हो, है ना, लेवल डिफरेंस होता है ना कई बार, वहाँ पर दीवान रखा हुआ है राइट साइड में। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और एक जो टेबल की बात जो बताई गई है, एक छोटी सी जो टेबल रखी हुई है लेफ़्ट साइड में, सोफ़े के लेफ़्ट साइड में, वहाँ पर फ़ोन है एक, ठीक है, टेलीफोन है। अब टेलीफोन और फ़ोन में क्या फ़र्क है, बेसिकली टेलीफोन की जब बात करते हैं तो जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं ना, बेसिकली उनकी बात हो रही है अभी, ठीक है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, कर्टेन राइजेस ये कौन सा कर्टेन है, ये वाला कर्टेन नहीं है बेटा जो दरवाजे पर लगा हुआ है, ये है मंच का जो पर्दा है, उसकी बात हो रही है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जेरार्ड इज स्टैंडिंग by the table making a phone call in. He is of medium height and wearing horn rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured, यानी जब पर्दा उठता है, यानी मंच का पर्दा जब उठता है तो हम क्या देखते हैं, क्या सीन होता है। अगर आप में से किसी ने भी नाटक देखे हैं या थिएटर्स कभी देखे हैं तो आप लोगों के लिए तो ये समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और थिएटर्स देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपका इसमें जो थॉट प्रोसेस होती है काफ़ी इम्प्रूव होती है बेटा। अगर कभी नहीं देखे हैं तो कोशिश करें कि जब मौका मिले ज़रूर देखने जाएं थिएटर्स, राइट। तो जो जेरार्ड हैं वो टेबल के पास खड़े हुए हैं और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, मतलब ही इज़ मेकिंग अ फ़ोन कॉल, मतलब फ़ोन डायल कर रहे हैं, नंबर डायल कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, मीडियम हाइट है उनकी, बहुत ज़्यादा लंबे या छोटे नहीं, मीडियम हाइट है, एवरेज। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, मतलब बड़े बड़े ग्लासेस उन्होंने पहने हुए हैं, और उनका जो फ्रेम है, रिम्ड का बेसिकली मतलब एक तरीके से फ्रेम बताया जा रहा है कि वो उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, ग्लासेस यहाँ चश्मे पहने हुए हैं। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट, लॉन्च सूट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली ओवरकोट जैसे से लॉन्च सूट एक होते हैं। तो उन्होंने जो लॉन्च जहाँ पर रुके हुए हैं अभी, अब कहाँ है कहाँ नहीं हमें नहीं पता, जब हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो वो लॉन्च सूट उन्होंने पहना हुआ है और एक ग्रेट कोट, मतलब अच्छा कोट पहना हुआ है, ठीक है।
हिज वॉइस इज कल्चर्ड। अब यहाँ कल्चर्ड का मतलब क्या है? वेल बिहेव्ड, यानी जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगा है कि पढ़ा लिखा अच्छे परिवार का समझदार इंसान है ना। बात करने के तरीके से ही समझ में आ जाता है कि कौन इंसान कितना कल्चर्ड है या वेल बिहेव्ड है। वेल बिहेव्ड, राइट, वेल बिहेव्ड पर्सन यानी अच्छा आचरण करने वाला, तो यानी अच्छा तमीज़दार व्यक्ति है, बहुत सलीके से बात कर रहा है। ठीक है, ये सीन है और इस सीन के साथ जो है ये चैप्टर या ये प्ले स्टार्ट होता है, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको पूरा सीन मालूम है, आपको यहाँ पर क्यों पता चलना ज़रूरी था कि सीन कैसा है, क्या है, कहाँ पर क्या। अब चूँकि आपको ये हेल्प मिलेगी इस सीन से कि आगे क्या एक चोर आता है या एक व्यक्ति है, एक आदमी रूम में एंट्री करता है। अब किसी ने किसी को धक्का दे दिया, वो वहाँ जाके गिरा, ऐसे गिरा, फिर वो वहाँ से चला गया, इस तरीके की सारी बातें होने वाली हैं। जब हमें रूम का अच्छा सा मालूम है कि कहाँ पर क्या दरवाज़ा है, कहाँ गेट है, कहाँ क्या है, ये सब जब पता होता है ना, तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता। हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि अच्छा ये व्यक्ति यहाँ से आया होगा, फिर चुपचाप से इसने ये करने की कोशिश की होगी और फिर ऐसे ऐसे वो बाहर निकल गया होगा, राइट। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट हो सकती है, कहाँ से आया, वो कहाँ गया होगा, ऐसे कैसे उसने करा होगा, ऐसे धक्का कैसे मारा होगा और वो कहाँ गिरा होगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जब हमें समझ में नहीं आती तो हम स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमें ये समझ में ही नहीं आता। मतलब एक ना वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है ना, वो कनेक्ट नहीं हो पाती हैं आपस में, और इनका कनेक्शन जब नहीं हो पाता तभी हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, राइट। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सीन को समझना। आगे बढ़े। अब जेरार्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, फिर डॉट डॉट डॉट, और वेल से पहले भी देखिए डॉट 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 है। ये डॉट 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 क्या है, बेसिकली जब फ़ोन पर जेरार्ड बात कर रहे हैं तो जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल XYZ कहकर बुलाते हैं हम उस व्यक्ति को जिससे जेरार्ड जो है बात कर रहे हैं। अब जिससे बात कर रहे हैं वो भी तो सामने से कुछ बोल रहा होगा ना, फ़ोन पर है तो आपस में बात हो रही होगी। अब वो व्यक्ति जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है फ़ोन पर जो है, वो सिर्फ जेरार्ड को सुनाई दे रहा है, ना तो वो हमें सुनाई दे रहा है और ना वो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है आप सोचें कि मैम यहाँ पर भी तो लिखा जा सकता था ना डायलॉग्स, लेकिन नहीं लिखे जा रहे हैं। क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं बेटा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब एक्चुअल में जब प्ले हो रहा है उस टाइम पर वो जो व्यक्ति है, वो जो XYZ जिससे जेरार्ड बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति का कोई रोल नहीं है इस प्ले के अंदर। देयर इज़ नो रोल एट ऑल। ये सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब उस इंसान का जब कोई रोल ही नहीं है तो उसको लेकर भी नहीं आया जाएगा, उसके डायलॉग्स भी नहीं बताए जाएंगे, तो हमें प्ले में भी इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ऑलराइट। दूसरा, हमेशा प्ले कैसा समझा जाता है, डायलॉग्स लिखे होते हैं, जैसे पहले कैरेक्टर का नाम होगा और फिर उसके डायलॉग्स, फिर कैरेक्टर का नाम, फिर उसके डायलॉग्स, इस तरीके से प्ले को लिखा जाता है। ऑलराइट। मूवीज़ की जो स्क्रिप्ट होती है ना बेटा, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह लिखी जाती है कि पता चले अच्छा अब मेरा किरदार आएगा, अच्छा अब इसका किरदार आएगा, इसने इससे क्या कहा, ये पता चलेगा, राइट। ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब देखिए जेरार्ड जो बात कर रहा है, तो जिससे भी बात कर रहा है XYZ पर्सन है, उसने कुछ कहा होगा, जो कुछ भी कहा उसके जवाब में जेरार्ड क्या बोल रहा है, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, कि ठीक है उससे कहो मुझे फ़ोन करने के लिए, मुझे डायरेक्टली मेरे से बात कर ले, मुझे पता होना चाहिए। ये बोलकर फिर से XYZ जो व्यक्ति है उसने कुछ कहा, डॉट 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 है, वो कुछ कह रहा है, उसने कुछ कहा, तो जेरार्ड का जवाब फिर से क्या आया, येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट। हाँ, हो सकता है मैं तब तक यहाँ बिल्कुल रहूँगा, लेकिन आप उस पर निर्भर मत रहो। यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट। काउंट का मतलब यहाँ गिनने का मतलब नहीं है, यहाँ काउंट का बेसिकली मतलब होता है बेटा कि हाँ हो सकता है मैं तब यही रहूँ, लेकिन उसके भरोसे मत बैठे रहो कि मैं यही हूँ तब जाके आप मुझे बताओगे, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो काम दिया गया है आप तो वो काम करो, और इस भरोसे पे मत बैठे रहो कि मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, राइट। इन अबाउट 10 minutes टाइम, राइट। यहाँ पे देखिए फिर से डॉट 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 XYZ ने बोला, कुछ जवाब दिया होगा, कुछ कहा होगा,
तो जो भी कहा है उसके आंसर में क्या कहा है जेरार्ड ने, इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, लगभग 10 मिनट के अंदर, है ना, लगभग 10 मिनट के अंदर। राइट हाउ, तो यहाँ राइट हो ये हाउ वाला या हाँ बोलने, जैसे हाउ भी कहा जाता है ना, तो यहाँ पर है राइट, राइट, ठीक है, ये इस बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है। अब रखें फ़ोन, ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये वाला जो राइट हो है इसका एक्सप्रेशन क्या है कि अच्छा ठीक है चलो हो गई, समझ में आ गया ना, क्लियर है, सॉर्टेड, एंड देन वी पुट द फोन डाउन। ये यहाँ पर ये बात है, ठीक है, कि लगभग 10 मिनट में कि हाँ चलो ठीक है फ़ोन रख दिया, गुड बाय कर दिया है, फ़ोन रख दिया है उसके बाद। तो यहाँ XYZ के साथ जब जेरार्ड की बात हो रही है तो मे बी कुछ इस तरीके की बात हो रही होगी, किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेरार्ड ने कहा ठीक है उससे कहो कि मुझे डायरेक्टली ही बता दे, वेट करने के लिए मत कहो, ठीक है, उसे जब भी बात करनी है कर लेगा, ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ तो तुम टाइम लोगे, ऐसा नहीं, हाँ अभी 10 मिनट तक तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, आ गया समझ में, रखते हैं फ़ोन, गुड बाय, एंड ही पुट द फोन डाउन, क्लियर। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag. अब यहाँ पर वो फ़ोन रखकर दीवान की तरफ चले गए जहाँ लेफ़्ट साइड के अंदर, जहाँ पे उसी दीवान के ऊपर एक बैग भी रखा हुआ था, ट्रैवलिंग बैग, मतलब सफ़र जो करते हैं ना सामान पैक करके अपना, तो वो बैग रखा हुआ था। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। Whilst he is thus engaged, another man, similar in build to Gerard, enters from the right silently. अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ कहीं, ये मान लीजिए अगर रूम है और इस रूम के लेफ्ट साइड में यहाँ मान लीजिए दीवान है, तो जब वो यहाँ पे कहीं पे जो है जेरार्ड होंगे यहाँ पे, तो जेरार्ड का राइट साइड ये हुआ। अब ये जो है ये राइट साइड, यहाँ पर एक डोर था, अब ये जो राइट है ये रूम का तो लेफ्ट है लेकिन जेरार्ड का तो राइट साइड ही हुआ, इसलिए ये डिटेल्स काम आती है ताकि आपको एक ना संतुष्टि सी मिलती है, अच्छा यहाँ से आया होगा, अच्छा ये हुआ होगा, राइट। वहाँ राइट से क्या हुआ, एक व्यक्ति जो दिखने में कद काठी में जेरार्ड जैसा ही था। अब जेरार्ड तो अपने काम में लग गया, वो तो सामान अपना पैक करने लग गया। पैक करते हुए हुआ क्या कि जब पैक कर रहा था तो एक व्यक्ति अंदर आ गया रूम में और उसके हाथ में ना रिवॉल्वर थी, साइलेंटली वो एंट्री कर गया। और वो आदमी जो है कद काठी में, मतलब उसका जो बॉडी का हाइट था और जो कद काठी थी, शरीर की जो बनावट थी वो जेरार्ड जैसी ही थी, ठीक है। रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी थी, एक गन भी थी। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, मतलब उसने एक हैट पहनी हुई थी, एक टोपी पहनी थी और ओवरकोट उसने पहना था। ओवरकोट होता है जो आपके घुटने तक या उससे भी लंबा जो होता है वो होता है कोट। He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. अब यहाँ हुआ क्या, उसने वो गलती से, वो जो आदमी जिसने एंट्री ली रिवॉल्वर हाथ में था, वो गलती से टेबल से टकरा गया। और जैसे ही टेबल से टकराया होगा वैसे ही हुआ क्या कि आवाज़ हुई और जो जेरार्ड है उसको वो आवाज़ जैसे सुनाई दी और अचानक से पलटा कि कौन आ गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था ना कि उसके कमरे में बिना बताए कोई अचानक से ऐसे दखल अंदाजी कर देगा, और तो इसलिए उसको, और वो आवाज़ आई तो चौंक गया और देखा। अब आगे क्या होता है, जेरार्ड प्लेजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर तो यहाँ पर प्लेजेंटली का मतलब होता है नाइसली, और बहुत अच्छे से बोला कि अरे ये तो एक सरप्राइज़ है, ये कौन, जैसे यहाँ पर वो चौंका नहीं। यहाँ जेरार्ड की एक ना मैच्योरिटी लेवल को दिखाने की कोशिश की गई है, दैट दिस पर्सन इज़ क्वाइट मैच्योर और समझदार है। यहाँ पर वो चौंका नहीं कि अरे ये क्या हो गया, बाप रे तुम कौन हो, इस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने जैसे ही देखा तो अरे ये तो बड़ा सरप्राइज़ है, तुम कौन हो भाई, तुम कहाँ से आए हो मिस्टर। अब जैसे ही नाम कुछ बोलने लगा तो यहाँ आ गया तो ये का मतलब क्या है, जेरार्ड नाम तो नहीं जानता ना उस व्यक्ति का, तो अपन ऐसे बोलते हैं मिस्टर, इस तरीके से हम जो एक्सप्रेशन देते हैं उसी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए ER लिखा जाता है, या ये R जो होता है डबल या कई बार ट्रिपल टाइम्स भी इस्तेमाल होता है। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, उसके अलावा ऐसे भी और इस तरीके से भी लिखा जाता है। वो R थोड़ा कुछ ज़्यादा ही फ़नी तरीके से बन गया, ठीक है, इस तरीके से भी इसे लिखा जाता है। अब क्यों लिखा जाता है, एक तो होता है इस
इस तरीके से भी होता है और एक होता है अरे 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 इस तरीके का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना बेटा, इन वर्ड्स के एक्सप्रेशंस इसी तरीके से समझे जा सकते हैं। क्योंकि जैसे उसने रिवॉल्वर देखी, हो सकता है जिराड जो है वो घबरा गया हो, बिकॉज ही वॉजंट प्रिपेयर्ड ना, उसको तैयार नहीं था कि मैं पैकिंग कर रहा हूँ और मेरे रूम में एक आदमी गन लेकर घुस आएगा। इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया, ठीक है, ज़बरदस्ती जो जहाँ पे घुस आता है। और इंट्रूडर हो कौन है यहाँ पर? वही व्यक्ति जो जिराड के रूम में आ गया है, ठीक है। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पॉज का यहाँ मतलब क्या है? हाथ से है, पॉज हियर हैंड्स, कि अपने हाथ जो है ऊपर करो, तो ना हाथ रेज योर हैंड्स वाला, कि अपने हाथ ऊपर करो, गन उसके सामने तान दी। तो यहाँ घुसपैठिया बोलता है मुझे बहुत, ये बेसिकली ना डायलॉग्स चल रहे हैं, फुल ऑन कन्वर्सेशन हो रहा है। अब पिक्चरों के डायलॉग होते हैं ना कि जो हीरो होता है और विलन होता है कई बार आमने सामने होते हैं, तो वो बात भी बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से करते हैं, एकदम डायलॉग बाजी जिसको अपन बोलते हैं यूजुअली, इस तरीके से डायलॉग्स कर रहे हैं कि अच्छा आ गए तुम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत फेमस एक डायलॉग सुनाती हूँ कि तुम लोग बाहर मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है और दीवार मूवी से ये डायलॉग है। तो ये मैं क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ इसका? इसलिए कि एक हीरो और एक विलन कई बार आपस में बात करते हैं, बहुत ही ड्रामेटिकली वो बात करते हैं ताकि एक अगेन एक इमोशन और एक इंटरेस्ट क्रिएट हो सके बहुत शानदार तरीके से। उसी तरीके की कुछ डायलॉग बाजी यहाँ चल रही है कि जिराड बोला अरे तुमने तो यहाँ पर आकर मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया। तो इंट्रूडर बोलता है हाँ, हो सकता है कि तुम्हें सरप्राइज लग रहा हो और हो सकता है तुम काफ़ी प्लीज्ड हो। प्लीज मतलब नाइस या समथिंग गुड या मधुर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, इंट्रूडर कह रहा है हाँ कि तुम्हें मेरे आने से शायद हो सकता है खुशी होगी, लेकिन कुछ समय बाद तुम बिल्कुल भी खुश नहीं होगे। अगेन अ डायलॉग, ड्रामेटिक डायलॉग, ठीक है। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे देखकर तुम खुश हो, बहुत अच्छी बात है। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा समय तक खुश रहोगे। पुट दोज पाव्स अप, यानी अपने जो पाव्स है, अपने हाथ हैं, उन्हें ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, ठीक है, आगे बढ़े। जिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पिक्चर जैसा या सीरियल जैसा। जब भी इस तरह से हम बताते हैं उसे ही मेलोड्रामा कहा जाता है। देखिए मीनिंग है एक्सेसिव इमोशंस देन आर रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन। मतलब किसी सिचुएशन में आप फंसे हो और बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग जब कर रहे होते हैं, मतलब इतने इमोशंस हम जब डाल रहे होते हैं जितनी की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर सिर्फ एक स्माइल की ज़रूरत होती है वहाँ अननेसेसरी हा करके हम जब हंसने लगते हैं, सो इट इज़ अ बिट मेलोड्रामा। या फिर अगर कहीं पर हल्का सा उदास होने की ही ज़रूरत होती है, मुंह फुलाने की ज़रूरत होती है और हम धाएं धाएं करके रो रहे हैं, एकदम मोटे मोटे आंसू गिरा रहे हैं अगैन, तो वो अप्रोप्रिएट सा नहीं लगता, तो वो बहुत ही मेलोड्रामा सा लगता है, उसे ही मेलोड्रामा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो जिराड है वो क्या कह रहे हैं कि जो तुम तो जिस तरह से बात कर रही हो कुछ ज़्यादा ही मेलोड्रामा है ना। नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट बहुत ज़्यादा ओरिजिनल नहीं लग रहा है। मतलब तुम जो कर रहे हो ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई नौटंकी सी कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, है ना, काफ़ी नाटक सा लग रहा है। लेकिन अपनी बात जब वो आगे करने लगा, इतने में बीच में अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले ही रुक गया जिराड। क्यों रुक गया? इंट्रूडर ने, मतलब जो घुसपैठिया है, उसने जिराड की इस बात को बीच में काट दिया, जो भी बात कहना चाह रहा है जिराड। और क्या बोलता है? ट्राइंग टू बी काम। हाँ, मतलब तुम बहुत ही रिलैक्स रहने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम ये जताने की कोशिश कर रहे हो क्या कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, कोई तुम्हारे रूम में घुस आया है बिना बताए एकदम चोरी चुपके से, उसके हाथ में गन है, और तुम इस तरीके से क्या बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो कि मानो तुम्हें कुछ डर ही नहीं लग रहा हो। जिराड बोलते हैं नॉन चैलेंज इज योर वर्ड। आई थिंक नॉन चैलेंज का मतलब क्या होता है? नॉट शोइंग एंजाइटी, इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, मतलब अनइंटरेस्टिंगली। नॉन चैलेंज का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट, मतलब जो जिसका कोई इंटरेस्ट ही ना है, राइट। तो यहाँ पर जो जिराड कह रहे हैं वो नॉन चैलेंज इज योर वर्ड, मैं तुम जो बोल रहे हो ना, मैं बिल्कुल तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। और ये एक तरीके से मजाक सा उड़ा रहा है जिराड इस घुसपैठी का। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए
जो घुसपैठिया है वो जेरार्ड को डराने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई उद्देश्य तो है ही, तभी तो वो इस तरीके से आ गया है। यहाँ पर जेरार्ड अगर डर जाएगा तो ये घुसपैठिया अपने जो भी इरादे हैं उसमें कामयाब हो जाएगा, और जेरार्ड ऐसा नहीं कर सकता। और हमको शुरुआत में ही ये एक अंदाज़ा हो चुका है कि वो काफ़ी मैच्योर या वेल बिहेव्ड है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, अपने आप को काम रखने की, रिलैक्स रखने की कोशिश की। उसने घुसपैठिया जो है उसको ये बताने की या उसके सामने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया कि उसको डर लग रहा है या कुछ भी ऐसा, वो कुछ भी नहीं बिहेव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जब वो बोलता है घुसपैठिया कि अच्छा तुम काम रहने की, रिलैक्स रहने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, ये बोलता है नॉन चैलेंज इज योर वर्ड, मतलब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से उसने रिएक्शन दिया। Intruder, thanks a lot. You will soon stop being smart. I will make you crawl. I want to know a few things. See? अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो? थैंक्स, थैंक यू सो मच, इस तारीफ के लिए धन्यवाद। इस तरीके का ये एक इमोशन है। यहाँ एज इट इज़ लिखा नहीं है। जो थैंक्स अ लॉट है ना बेटा, इस थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, मतलब ये जो तुम जो अनइंटरेस्टेड शो कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद कि तुमने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये एक इमोशन की तरह है, हमेशा डायलॉग्स कहे जाते हैं। तुम जल्द ही ये जो स्मार्टनेस तुम जो दिखा रहे हो ना, जल्द ही तुम्हारी ये स्मार्टनेस दिखाना तुम बंद कर दोगे। और क्या होगा, तुम क्या कर रहे होगे, आई विल मेक यू क्रॉल। और मैं तुम्हें क्रॉल का मतलब होता है बेटा रेंगना, जैसे सांप जो है वो रेंगते हैं, तो यहाँ पर रेंगने की बात हो रही है कि आई विल मेक यू क्रॉल, यानी तुम रेंगोगे मेरे सामने, मतलब एकदम घुटनों पर आ जाओगे और एकदम बहुत दुखी और बहुत परेशान हो जाओगे तुम। देखना मैं तुम्हें ऐसे भीख मांगने में तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, उसके बाद देखना मैं तुम्हारी हालत क्या करता हूँ। ये कौन बोलता है, घुसपैठिया। अब जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है तुम्हें जो भी पसंद आए तुम वैसे ही करो। तुम मेरे से भीख मंगवाओगे, तुम मेरे को एकदम घुटनों पे ले आओगे, ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो करो ही, क्या कर सकते हैं। तो एनीथिंग यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे जवाब मालूम है, तुम्हें जो भी चीज़ें जाननी है पूछो, मैं बता देता हूँ। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन इससे पहले कि तुम अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करो, मैं जिस पोजीशन में हूँ या जिस अवस्था में हूँ मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम कंफर्टेबल हो कि तुम तो अपनी बंदूक ताने मेरे सामने खड़े हुए हो, तो तुम तो कंफर्टेबल होगे, लेकिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता भाई, तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। अब यहाँ ये इमेजिन करने की कोशिश करें कि फिर से एक हीरो और विलन की मान लो बात चल रही है कि भाई मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, कैसे तुम्हें जवाब दूंगा, आराम से बैठकर जवाब दूंगा, ढंग से अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में मुझे आने दो। इस तरीके का कॉन्वर्सेशन ये हो रहा है यहाँ। इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस। फनी बिजनेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि मजाक वजाक करने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है फनी बिजनेस। तो यहाँ पर इंट्रूडर ने क्या बोला, सिट डाउन देयर, यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। कहाँ बैठ जाओ, motions to a chair and seats himself on the divan by the bag. Now then we will have a nice little talk about yourself. अब यहाँ पर motions to a chair कौन होता है, जो इंट्रूडर है वो तो चेयर की तरफ चला गया, वहाँ आराम से बैठ गया, और जो जेरार्ड है उसको कहाँ बैठने को कह दिया कि दीवान पे बैठ जाओ, क्योंकि वो दीवान के पास ही था। जेरार्ड ऑलरेडी सामान पैक कर रहा था ना, बोलते बैठो वहाँ पे, वहाँ बैठ जाओ, और ज़्यादा मजाक वजाक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मजाक करने से क्या होता है, ध्यान हट जाता है, तो हो सकता है जेरार्ड भाग जाए, तो वो ज़्यादा मजाक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। और इंट्रूडर ये घुसपैठिया क्या बोलता है, और अब हम तुम्हारे ही बारे में, तुम्हारा कौन, जेरार्ड, तुम्हारे ही बारे में कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पर अब ये इंट्रूडर और जेरार्ड जो है आमने सामने बैठे हैं, एंड नाउ दे विल हैव सम conversation about Gerard only. Gerard, at last a sympathetic audience. I will tell you the story of my life. How as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How and ... अब यहाँ हुआ क्या, जेरार्ड क्या बोला उस इंट्रूडर में ने
कि चलिए यार अब आराम से हम बैठ गए और अब हम तुम्हारे ही बारे में कुछ बात करते हैं, इस तरीके से बोलता है। तो जेरार्ड भी कम नहीं है, ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो वो क्या करता है, आराम से बैठ जाता है कंफर्टेबली एकदम, और अपने बारे में बताना शुरू कर देता है कि फाइनली मुझे एक सिंपैथेटिक का मतलब होता है बेटा सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। तो सहानुभूति का यहाँ पर क्या मतलब है बेसिकली कि फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया जहाँ पे मुझे जो मेरी बात को सुनेगा, कम से कम कोई जानेगा तो सही कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ बेसिकली यही बात हो रही है, यही समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ कोई मेरी बात सुनेगा तो सही, कम से कम किसी के साथ तो मैं अपना दर्द बांट सकूं। तो हुआ ये कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुआ, मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। और क्या हुआ, जब बच्चा था तो किस तरह मुझे जिप्सीज के द्वारा चुरा लिया गया। अब जिप्सीज कौन होते हैं स्टूडेंट्स, नोमैड्स। और नोमैड्स कौन होते हैं, बेसिकली बंजारे भी कह सकते हैं इन्हें, या जो खाना बदोश जिन्हें कहते हैं। तो खाना बदोश भी क्या होते हैं, ये डेरे लगाते हैं, जैसे एक से दूसरे जगह ये ट्रैवल ही करते रहते हैं, एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं। कभी एक जगह फिर उन्होंने अपना पूरा जो भी टेंट वगैरह और सारा कुछ सामान बांध कर फिर एक से दूसरी जगह जाते हैं। तो इन्हें खाना बदोश भी कहते हैं, बंजारे भी कहते हैं, एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं ये लोग, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि जो जेरार्ड है इस इंट्रूडर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा, फुल्ली इस तरीके से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इसका मैं ध्यान भटका दूँ। तो आराम से बैठ गया और कहता है चलो मैं अपने जीवन, कोई तो मुझे मिला जिसे मैं अपने जीवन की व्यथा सुना सकता हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे कुछ खाना बदोश ने या नोमैड्स ने या जिप्सीज ने चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली इसेक्स कॉटेज। एक जगह का नाम है इसेक्स और वहाँ का एक कॉटेज जो है, क्यों, जब मैं 32 साल का हो गया। और मैं बताता हूँ तुम्हें कि जब मैं 32 साल का हो गया तो क्यों मैंने अपने आप को अपने इसेक्स के कॉटेज में अकेले पाया और किस तरह मैं, और यही इंट्रूडर रोक देता है। हाउ, देखिए ये जो डॉट 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 लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब है कि बात अधूरी ही है, पूरी नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। चाहे पोम्स के अंदर डॉट 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 आ जाए, सेंटेंस के अंदर हम कई बार कोई सेंटेंस या कोई फ्रेज जब कॉपी करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, डॉट 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 में वो ख़त्म हो जाता है, यानी ये कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये बता रहा था कि एस इंट्रूडर जो जेरार्ड है वो बता रहा था कि ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर ऐसा हुआ, और जब मैं 32 साल का था तो कैसे क्या हुआ मेरे जीवन में ऐसे कि मैं अकेले रह गया अपने कॉटेज में, और फिर और इतने में ही उसको इंट्रूडर टोक देता है। किस तरीके से, क्या बोलता है, कीप इट टू योर सेल्फ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अपने पास ही रखो, अपने पास बचा कर रखो, ये मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये सब जानने में। कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। मुझे ये सब कुछ नहीं जानना, मैं जो तुमसे सवाल पूछूंगा ना बस उसका ही जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, वेल डू यू। तो यहाँ पर जिस तरीके से लिखा गया है, धीरे धीरे जो ये इंट्रूडर है अपना जो सब्र है, पेशेंस है, वो खो रहा है। वो क्या बोलता है, तुम ये सोचना, ये जो इन्फॉर्मेशन जो तुम मुझे बता रहे हो ना, अपने पास रखो, ये तुम सिर्फ वो जवाब बताओगे जो मुझे जानना है, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ। जल्दी से बताओ मुझे, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, बताओ जल्दी से, बताओ, बोलो जल्दी से, क्या तुम रहते हो यहाँ अकेले। इस तरीके से इससे पूछ रहा है ये। जेरार्ड बोलता है, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। अब इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अ चेंज इन द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, मतलब हम जिस तरीके से बात करते हैं ना, जो एक तरीके से लहजा जो होता है वो उसमें एक बदलाव आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है जेरार्ड, एंड योर वॉइस इज अनफेमिलियर, और मैं तुम अनफेमिलियर मतलब जो ज़्यादा आप जिससे जानकार, फेमिलियर ना हो, या जो आप जिससे बहुत ज़्यादा जानते ना हो। तो वहाँ जेरार्ड क्या बोलता है, अच्छा आई एम सॉरी, मुझे लगा आप पूछ रहे नहीं रहे, मुझसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हमने जब दीवान पे बैठने लगा था जेरार्ड, और जब चेयर पे बैठने लगा था कौन, इंट्रूडर, तो यहाँ पर क्या बोलते हुए बैठते हैं ये दोनों, कि इंट्रूडर बोलता है कि हम तुम्हारे बारे में कुछ जानेंगे। तो तुम्हारे बारे में कुछ जानेंगे, तो यहाँ पर जो जेरार्ड है फिर से इस इंट्रूडर के मज़े लेते हुए बोलता है,
अच्छा अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि मानो आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने बारे में बताऊं, तो इसीलिए मैं बताने लग गया। वो क्या है ना, मुझे आपके बारे में, मैं आपको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मुझे आपका जो लहज़ा है ना वो ज़रा समझ में नहीं आया, इसलिए। हाँ, तो ज़्यादा नाराज़ मत होना। इस तरीके से जो जेरार्ड है ना, वो कहीं ना कहीं इसका जो पेशेंस है इंट्रूडर का वो ख़त्म भी कर रहा था, और उसका मौका देख रहा था कि कब इसका ध्यान भटके, राइट। अब इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन। अब इस बात पर घुसपैठिया जो है वो जेरार्ड की बात का जवाब ना देकर अपने क्वेश्चन पर फिर से आता है, और अपने क्वेश्चन पर इस बार एम्फेसिस डालता है, यानी जोर डालता है। तुम यहाँ रहते हो क्या? डू यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या? क्योंकि यहाँ आप थोड़ा गुस्से में आने लगा है ये। अब जेरार्ड क्या बोलता है, एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं जवाब ना दूं तो इंट्रूडर बोलता है, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। मेरे ख्याल से इंट्रूडर बोल रहा है घुसपैठिया जेरार्ड को कि मेरे ख्याल से तुम में इतनी अक्ल और इतनी समझ तो होगी ही कि तुम्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा, मेरे पास गन है और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ जेरार्ड इसका क्या जवाब देता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो। वॉट डू यू थिंक मिस्टर, नाम नहीं पता ना तो करने लग जाता है। तो यहाँ क्या लिख रहा है, मेरे ख्याल से गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, यानी यहाँ क्या अपना ज्ञान देने लग जाता है जेरार्ड फिर से जानबूझ के, और क्या बोलता है, मेरे ख्याल से एक समझदारी इसी चीज़ में है। गुड सेंस का यहाँ मतलब है बेटा समझदारी। तो ये बोल रहा है कि समझदारी, मेरे अनुसार समझदारी इस चीज़ में है कि पीड़ा को अवॉइड किया जाए, मतलब पेन को अवॉइड किया जाए, बजाय इस चीज़ के कि सिर्फ इच्छा ही हो। मतलब पेन अवॉइड करने की इच्छा से ज़्यादा समझदारी है पेन अवॉइड कर देना, मतलब एक्शन लेना, इस तरीके का कोई काम करना जिससे ना हो, सिर्फ सोचते ही नहीं रहना। बोले असली समझदार व्यक्ति वही है जो दर्द जिसे सहन ना करना पड़े, ना कि वो समझदार है जो सिर्फ ये बात सोचता ही रहे कि हाँ दर्द नहीं सहना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट डू यू थिंक मिस्टर आप, आपको क्या लगता है मिस्टर क्या ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जेरार्ड क्या कर रहा है, पूरी तरीके से जो है हमारे इंट्रूडर का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, उसका फोकस भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब इंट्रूडर क्या बोलता है, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर बेटर मिस्टर जेरार्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। अब यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर है कि नेवर माइंड माई नेम मतलब तुम्हें मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। जो जेरार्ड है वो बोलता है मिस्टर तो यूजुअली क्या होता है जब इसका नाम नहीं पता होता, बोले मिस या मिस्टर ऐसे कहते हैं, तो जिसका नाम नहीं मालूम है वो व्यक्ति अपना नाम बता देता है कि मैं ये हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंट्रूडर वो तो घुसपैठ है, उसको थोड़ी अपना नाम बताना है, तो क्या बोलता है, तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा नाम जानना काफ़ी है मेरे लिए, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर जेरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, क्रिश्चियन नेम्स का मतलब ये होता है कि आपका जो असली नाम है वो क्या है। तो यहाँ पर ये है वो नाम जो चर्च में बैप्टिज्म में जो नाम लिया जाता है, एक्चुअल नेम्स जो होता है ना, जो नामकरण, जैसे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की बात है, जैसे हिंदू धर्म की बात अगर मैं करूँ तो जैसे हमारी कुंडली के अनुसार एक अक्षर निकलता है तो पंडित जी नामकरण करते हैं, तो ज़रूरी नहीं जो वो नामकरण करें वही हम नाम लेकर चलते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारा अलग नाम भी रख देते हैं, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर मिस्टर जेरार्ड है बेसिकली यहाँ जाना जा रहा है कि आपका बेसिक, आपका जो एक्चुअल नाम है ना वो क्या है, ऑलराइट। तो यहाँ नाम पूछ रहा है, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन ले रहा है इंट्रूडर। जेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स, मतलब अपना नाम बताता है कि मेरा जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, विंसेंट चार्ल्स। तो इंट्रूडर बोलता है डू यू रन अ कार, क्या तुम गाड़ी चलाते हो। अब देखिए ये जानकारी ले रहा है घुसपैठिया सारा, और ये जो जेरार्ड है जवाब देते जा रहा है। तो अभी दूसरा सवाल क्या आया, क्या डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो। तो जेरार्ड बोलता है नहीं, मतलब मैं कार नहीं चलाता हूँ। इंट्रूडर क्या बोलता है, दैट्स अ लाई, ये तो झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम्हारा पाला किसी बुद्धू या किसी बेवकूफ़ व्यक्ति से नहीं पड़ा है, मतलब तुम किसी बेवकूफ़ को डील नहीं कर रहे हो।
आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ, तुम्हारे जितना ही अक्लमंद हूँ, इनफैक्ट तुमसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, स्मार्टर हूँ, तुमसे ज़्यादा दिमाग है मेरे पास। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, भले आदमी भले मानस, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। केयरफुल रहो, ध्यान रखो इस चीज़ का, झूठ नहीं बोलना है तुम्हें, तुमने झूठ बोला और मैंने गन चलाई। तो जेरार्ड क्या बोलता है, आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमरीकी हो, और इज़ दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, या बस तुम एक बहुत ही, इमिटेट करने का मतलब होता है नकल करना बेसिकली, क्लेवर मतलब होशियार चालाक। तो यानी ये बोल रहा है कि तुम जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हो ना, बिल्कुल इस तरह से बर्ताव कर रहे हो मानो कि तुम अमरीकी हो। तो पूछ रहा है क्या तुम अमरीकी हो, या बस तुम बहुत होशियारी से अमरीकी बनने की बस नकल कर रहे हो, ये बोलना चाह रहा है। तो इंट्रूडर बोलता है, लिसन, सुनो, दिस गन इज़ नो टॉय, ये जो रिवॉल्वर है ना, ये जो गन है, ये खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, तुम्हें जान से मारे बिना मैं तुम्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। भाई तुम्हें तकलीफ तो होगी ना, जब मारूंगा तो लगेगी ना। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारे दिल पर ही वार करूँ और तुम मर ही जाओ। मैं तुम्हें हाथ पर, पैर पर, कहीं पर भी मार सकता हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, दर्द होगी, और फिर मैं तुमसे सारे के सारे सवालों के जो जवाब हैं वो उगलवा लूँगा। अब आगे क्या होता है, Of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage round the corner. मतलब यहाँ पर जेरार्ड क्या बोल रहा है, एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे इस घुसपैठिए से डर लग रहा है। अब डर कैसे लग रहा है, जैसे ही इस घुसपैठिए ने बोला कि झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारे पास कार है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम कार चलाते हो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पर फिर जेरार्ड ने जैसे ही भांप लिया कि अरे इसको पता है, तो उसने क्या एक्टिंग करनी शुरू कर दी, इस तरह से कि मानो उसे डर लग रहा हो, ठीक है। और वो क्या कहता है, ऑफ कोर्स, मतलब हाँ हाँ, इफ़ यू पुट इट लाइक दिस, मतलब अगर तुम इसी तरीके से इस बात को कहना चाह रहे हो तो ठीक है, कि अगर एज इफ कि डर रहा है उससे, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, आपकी हेल्प करने में। अब हेल्प करने में, असिस्ट करने में मतलब किस चीज़ के बारे में, कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने में मुझे काफ़ी खुशी होगी, मैं सब कुछ बताता हूँ। आई डू पजेस अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, एंड इट्स इन द गराज राउंड द कॉर्नर, और वो कहाँ पर है, कॉर्नर में, राउंड द कॉर्नर मतलब यहीं पास में एक गराज है, और ये वहाँ खड़ी है, वो जो गाड़ी है वो उस गराज के अंदर है। मतलब क्या गाड़ी में कोई समस्या है, देखते हैं। इंट्रूडर क्या कहता है, दैट्स बेटर, मतलब ये हुई ना बात, बढ़िया, अब तुम सही बता रहे हो। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, क्या लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जेरार्ड क्या बोलता है, वेरी रेयरली, मतलब बहुत ही कम, अक्सर मतलब रेगुलर वे में आना जाना नहीं है लोगों का, काफ़ी कम आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, इनफैक्ट आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत सारे लोग मेरे से मिलने की जहमत उठाते हैं, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, ये जेरार्ड बोल रहा है। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रॉसर, ऑफ कोर्स बेकर कौन होता है बेटा, वही जो ब्रेड वाला बेसिकली यहाँ पर है बेकर, और ग्रीन ग्रॉसर मतलब सब्जियाँ वगैरह, ठीक है, वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर यही बता रहा है, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग, और फिर एक दूध वाला है, काफ़ी बढ़िया है वो व्यक्ति, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन तुम्हारे जैसा दिलचस्प कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलने यहाँ नहीं आया। मतलब कौन आता है मुझसे यहाँ मिलने, वो रेगुलर वाले, जैसे अपने घर में रेगुलर बेसिस पे कौन आता है, या तो दूध देने वाला आता होगा या न्यूज़पेपर वाला आता होगा, ये लोग कौन होते हैं, रेगुलर वाले, ठीक है। खास तौर पे कोई मेहमान या यूँ व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं इससे। तो जेरार्ड के पास कौन कौन मिलने के लिए आता है, स्टूडेंट्स, इस पर क्वेश्चन बनता है अक्सर कि कौन मिलने के लिए आता है जेरार्ड से अक्सर। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, एक मिल्कमैन, ग्रीन ग्रॉसर, और एक व्यक्ति कौन है, बेकर। तो ये अक्सर मिलने के लिए आते हैं, यानी, और मिलने नहीं, इनको तो सामान देना है ना बेसिकली, तो इसलिए इनका रेगुलर विजिट है यहाँ पर। लेकिन आपके जैसा दिलचस्प व्यक्ति तो अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया है, यानी फिर से एक तरीके से मजाक ह्यूमरस होने की कोशिश कर रहा है। तो
किसके लिए कह रहा है? इंट्रूडर के लिए। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल कौन होते हैं? मतलब जो दुकानदार या किराने की दुकान जो होती है, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं कि मैंने ये इंट्रूडर बोल रहा है कि मुझे ये पता चला कि तुम जो है अक्सर किसी ट्रेड लोग पीपल के पास उनको ज़्यादा जानते ही नहीं हो, ट्रेड्स पीपल। यानी ये कौन है कि जो भी दुकानों पर बैठे रहते हैं ना रेगुलर, चाहे किराने की दुकान है या कोई रेगुलर शॉप है, वहाँ पे तुम्हारा आना जाना नहीं है। किसको बोल रहा है इंट्रूडर? घुसपैठिया किसको बोल रहा है? जेरार्ड को बोल रहा है कि उसका आना जाना नहीं है। तो जेरार्ड क्या बोलता है? यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। ऐसा लग रहा है कि तुमने काफ़ी जहमत उठाई है। कैसे? Since you know so much about me, won't you say something about yourself? Well, तुम अगर इतना कुछ ही मेरे बारे में जानते हो तो क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? You have been so modest, यानी तुम क्या बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो, इतना चुप हो अपने आप को लेकर। तो यहाँ पर जो जेरार्ड है, बेसिकली उसको अभी तक आइडिया लग चुका है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये जो घुसपैठिया है, ये मुझे अभी अभी नहीं, ये मुझे पहले से ही जानता है। शायद इसने मेरे ऊपर काफ़ी मेरा शायद पीछा भी किया होगा और शायद मेरे पर नज़र रखी है, तभी काफ़ी कुछ ऑलरेडी मेरे बारे में जानता है। तो यहाँ पर भी जेरार्ड घबराता नहीं है, यहाँ पर भी वो एकदम कामली रिलैक्स होकर और दिमाग लगाता है और क्या कहता है, पलटकर उससे सवाल पूछने लग जाता है इंट्रूडर से। और क्या कहता है? लगता है तुमने मेरे बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी है कि मेरे बारे में जान सको, और तुम मेरे बारे में ऑलरेडी इतना ही जब जानते हो तो अपने आप के बारे में भी तो थोड़ा बहुत कुछ बताओ। तो इंट्रूडर क्या कहता है? आई कुड टेल यू प्लेंटी। मैं तुम्हें बहुत कुछ बस बता सकता हूँ। किसके बारे में? खुद के बारे में। यू थिंक यू आर स्मार्ट। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही समझदार और बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। लेकिन यहाँ पर मेरे से ज़्यादा टॉप ऑफ द क्लास का मतलब बेसिकली क्या होता है? टॉप, बेस्ट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आसपास अगर किसी से भी अगर तुम देखना चाहो या चेक करना चाहो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि आसपास मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट, समझदार और अक्लमंद और कोई नहीं है। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम। मेरे पास दिमाग है, सोचने की क्षमता है और मैं अपना दिमाग इस्तेमाल भी करता हूँ। आई यूज देम। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। और इसी तरह घुसपैठिया क्या बोल रहा है? मतलब नार्सिसिस्ट हो रहा है यहाँ, खुद ही के मुंह में मिट्ठू हो रहा है। क्या बोलता है? कि मेरे पास दिमाग है, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा अक्लमंद मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्लेवर मैं ही हूँ। और ये तुम पता भी कर सकते हो, और इसीलिए मैं आज वहाँ हूँ जहाँ मैं पहुँचा हूँ। मतलब शायद इस तरीके से कुछ कहना चाह रहा हो कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ और मैं इसीलिए सक्सेसफुल हूँ इतना, क्योंकि मेरे पास दिमाग है और मैं उनको यूज़ करता हूँ। अब किस तरीके से वो सक्सेसफुल है, उसने ऐसा क्या अचीव कर लिया अपनी लाइफ में? जेरार्ड कहता है एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट। और आखिर आप ऐसी कौन सी जगह पहुंच गए, ऐसी वो कौन सी जगह है जहां आप पहुंच गए हैं? जेरार्ड, कन्वर्सेशन चल रही है ना, तो जब घुसपैठिया बोलता है कि मैं अपनी अक्ल के कारण उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर आज मैं हूं, ऐसी कौन सी जगह पर पहुंचे हैं आप? ये जेरार्ड का कहने का तरीका है। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। मतलब मेरे इस कमरे में, इस कॉटेज में आने के लिए मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद होने की ज़रूरत है। यहाँ फिर से जो जेरार्ड है कहीं ना कहीं इस घुसपैठी को चिढ़ाने की सी कोशिश करता है और क्या बोलता है? ऐसी कौन सी जगह पहुंच गए आप? मुझे नहीं लगता कि मेरे इस कॉटेज में आने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है। ऐसा कुछ सिक्योरिटी वगैरह तो लगा नहीं रखी है मैंने कि उस सिक्योरिटी को भेजना होगा, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह उसको भेजना होगा, मुझे तो लगता नहीं है। तो ऐसी कौन सी जगह पहुंच गए आप? तो इंट्रूडर क्या बोलता है? When you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. यानी यहाँ पर इंट्रूडर क्या बोलता है? घुसपैठिया क्या कहता है कि जब आपको पता चलेगा ना कि मैं आपके कॉटेज में आया क्यों हूँ, किस वजह से आया हूँ, तब आपको असली झटका लगेगा और वो जो सरप्राइज़ होगा, मतलब तब आपको असली सरप्राइज़, असली आश्चर्यजनक बात का पता चलेगा। और वो आश्चर्यजनक बात बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी, मतलब बहुत ही धक्का लगने वाला है अब आपको। तो जेरार्ड क्या कहता है?
with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? यानी embrace का वैसे मतलब होता है अच्छे से प्यार से गले लगाना, लेकिन जब यहाँ पर जिस तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना या अपनाना, ठीक है। तो यहाँ जेरार्ड क्या बोलता है इस घुसपैठिए को कि विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, मतलब जिस तरीके से तुम अपने बारे में बात कर रहे हो या जो जो मुझे बता रहे हो कि मुझे सरप्राइज़ मिलेगा, मेरे लिए बिल्कुल प्लेजेंट नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो, तो ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा इस एक तरीके के, एक पर्टिकुलर तरीके के काम में इन्वॉल्व हो। अब ये जो पर्टिकुलर तरीके का काम है ना, वो कौन सा काम है, मतलब कौन सा वाला काम है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि कोई ना कोई नेगेटिव तरीके का ही काम तुम करते हो, अच्छा भला काम नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला काम है वो किस तरीके का काम कर रहे हो? क्या तुम कोई आंट यू स्पेशलिस्ट, कहीं क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो? मतलब स्पेशलिस्ट का यहाँ बेसिकली क्या मतलब है स्टूडेंट्स की एकदम किसी चीज़ में माहिर होना। बेसिकली क्या तुम जिस भी फील्ड में हो, कहीं तुम माहिर तो नहीं हो उस काम में, मतलब इतना कुछ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये जेरार्ड, इसको ना चने के झाड़ पर चढ़ाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि तुम स्पेशलिस्ट हो क्या इसके, तुम माहिर हो क्या इस चीज़ के जो काम तुम कर रहे हो, जिस तरीके से तुम अपने आप का बखान कर रहे हो, खुद का ही गुणगान कर रहे हो, मानो कि जैसे तुम स्पेशलिस्ट ही हो, माहिर हो इस काम के। तो इंट्रूडर क्या करता है, कहता है माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी, यानी ज्वेलरी चुराता है। ज्वेलरी मतलब क्या, गहने जो है उनकी चोरी करता है या चुराता है। रॉबरी का मतलब यह होता है लूट पाट, है ना, लूटता है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, डैंडी का मतलब होता है स्टाइलिश एंड फैशनेबल, यानी बहुत ही स्टाइलिश और अमेजिंग कार है, कोई बहुत ही अच्छा मॉडल होगा जिसको देख, मतलब अच्छी तो होगी लेकिन बहुत ही स्टाइलिश और लेटेस्ट टाइप की कार होगी। मतलब तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी होगी। अब क्यों अच्छी होगी, वो अपनी अब जैसे ही घुसपैठिया है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब जैसे जेरार्ड उसको तारीफ़ करने लग जाता है, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाने लग जाता है। तो यहाँ पर जो इंट्रोड्यूसर होता है वो बोलता है कि मेरी स्पेशलिटी जो है ना, मेरी खासियत वो क्या है, मैं गहने लूटता हूँ और तुम्हारी कार मेरे बहुत काम आने वाली है, और वो कितनी स्टाइलिश और कितनी शानदार भी है। तो जेरार्ड बोलता है आई एम अफ्रेड जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ इसेक्स। इसका क्या मतलब होता है कि मुझे डर है कि कहीं ये जो ज्वेलरी तुम चुराने की बात कर रहे हो ना, तो बहुत ही कम ज्वेलरी है यहाँ पर फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ इसेक्स। अब वाइल्ड्स ऑफ इसेक्स का मतलब ये है कि जिस जगह के बारे में बात कर रहा है इस वक्त ये जहाँ पर है, उस एरिया में इतनी ज्वेलरी नहीं है कि तुम बहुत चुराओगे और फिर बाद में तुम्हें कोई फ़ायदा भी हो जाएगा, इतनी यहाँ पर नहीं है इस क्षेत्र में। कौन सा एरिया, ये इसेक्स में, ठीक है। तो इंट्रूडर क्या कहता है, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर लिटिल वाइल। तो यहाँ पर जिस तरीके से गहने बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉप्स भी बहुत ज़्यादा नहीं। अब कॉप्स कौन होते हैं बेटा, कॉप्स होते हैं पुलिस की एक मतलब पुलिस को ही कहा जाता है कि कॉप्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सो आर द कॉप्स, तो सो आर द कॉप्स, सो यहाँ बेसिकली यूज़ किया गया है जूल्स के लिए। जेरार्ड कह रहा है कि यहाँ पर जूल्स बहुत कम है, तो घुसपैठिया कहता है जूल्स की ही तरह कॉप्स भी बहुत कम है। कैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बसावट नहीं है। तो आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, तो कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर अपनी एक रिटायर्ड लाइफ जी सकता हूँ, मतलब यहाँ कुछ समय के लिए मैं अपना समय जो है यहाँ स्पेंड कर सकता हूँ, यहाँ रह सकता हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है। मतलब एक अच्छा जीवन यहाँ व्यतीत कर सकता हूँ कि जहाँ मेरे पीछे पुलिस ना पड़ी हुई हो, राइट। तो जेरार्ड बोलता है यू मीन टू लिव विद मी, मतलब तुम क्या मेरे साथ रहना चाह रहे हो। अ ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट इन्वाइटेड। तो यहाँ ये मतलब है कि तुम्हारा यहाँ बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। ये जो तुम अचानक से मेरे ऊपर ये जो बात डाल रहे हो ना,
तो यहाँ है कि उन्होंने टिप्पणी की कि निर्णय अचानक था और उन्होंने घुसपैठिए को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। मतलब ये जो तुम मुझे अचानक से बोल रहे हो, भाई तुम इनवाइटेड नहीं हो, तुमने अपने आप से कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पर, क्या तुम मेरे साथ रहने वाले हो? तो इंट्रूडर बोलता है, यू वोंट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। भाई तुम यहाँ बहुत समय के लिए नहीं रहने वाले हो, तो इसलिए मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये घुसपैठिया जो है, ये जो जेरार्ड है, उसके लिए बोल रहा है कि तुम यहाँ बहुत देर तक रहने वाले नहीं हो। अब ये बात इंट्रूडर कैसे बोल सकता है? जेरार्ड बोले कि मैं तो यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, तुम मेरी जगह रह जाओ, मेरी तो जान बख्शो, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ ये क्या बोल रहा है कि तुम यहाँ ज़्यादा, मतलब जेरार्ड के बारे में बता रहा है कि तुम यहाँ बहुत टाइम रहने वाले नहीं हो, तो तुम्हारे साथ रहने की मेरे को जहमत नहीं उठानी है। तो जेरार्ड बोलता है, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो इंट्रूडर बोलता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। आई एम गोइंग टू किल यू, कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। यानी ये सरप्राइज है जो रिवील किया है इंट्रूडर ने जेरार्ड को, और ये बता रहा है कि भाई तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। तुम मर जाओगे, तुम्हारी जगह मैं यहाँ रहूँगा तुम बनकर, और मैं जब यहाँ रहूँगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस तो है नहीं, तो कोई मुझे ढूंढेगा भी नहीं, तो मैं यहाँ पर आराम से अपनी एक लाइफ स्पेंड करूँगा कुछ टाइम के लिए, एकदम शांति से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सरप्राइज जो है वो इस घुसपैठिए ने एकदम खोला है हमारे जेरार्ड के सामने। अब देखते हैं कि जेरार्ड इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि जेरार्ड के सामने जो बैठा है वो एक मर्डरर है। ऑलराइट, देखते हैं वो किस तरह से हैंडल करता है, जिसका पता हमें चलेगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 ओवर होता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सारे के सारे टॉप कोर्सेज जो हैं उसकी लिस्ट बनी हुई है, और ये सब अवेलेबल है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्टूडेंट्स, ये सब अवेलेबल है, तो यहाँ नहीं, आपको इसके लिए फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाना है। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दिए गए हैं, ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। और आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, जहाँ चैनल से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।